हेलो माय लवली बटालियन, हाउ आर यू गाइस। आप लोगों ने तो सीनियर से पता ही कर लिया होगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे गया था, है ना। ट्वेल्थ कैसे स्टार्ट किया जाए, और इतनी तो पता चली गई होगा इस बार कितना बायोलॉजी का पेपर बोर्ड्स में टफ आया था। एमसीक्यूज जो इस बार के थे दे वर मच मोर टफर देन योर नीट और एम्स। अगर एम्स एक हायर स्टैंडर्ड क्वालिटी माना जाता था, उससे भी ज़्यादा टफ एमसीक्यूज इस बार सीबीएसई में आए थे। सो एवरी ईयर एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि बायोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, पहले कुछ ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लर्न किया, यू आर गुड टू गो, चलो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया जाए। लेकिन अब तुम्हारे आ गए 18 मार्क्स के एमसीक्यू। एमसीक्यू रिपीट हो नहीं रहे हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चंस तो एक अनदर लेवल पे डिफिकल्ट आ रहे हैं एवरी ईयर। इस ईयर आपका एक सेट था जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो बच्चा पार्टी, ये सारी समस्या, इतना दुख ज़िंदगी में कैसे झेला जाएगा। ट्वेल्थ में आप लोग आ चुके हो, ऊपर से आप लोग की ये परेशानी ये भी चल रही है कि मैम 11 तो हमने डुबा दिया, 11 तो हमने किया ही नहीं है, और ट्वेल्थ कैसे किया जाए। अब सबसे पहली बात तो 11th क्यों डुबाया, क्योंकि 11th में क्या था, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। जब तक अक्ल आई तब तक आधा सिलेबस जा चुका था। दूसरा, स्टार्टिंग में तो बड़े जोश जोश में थे लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन हो नहीं पाई। देखा था कि हाँ ये लेक्चर देखेंगे, क्लासेस करेंगे, बट रेगुलर नहीं रहे। खैर, 11th डूबा, 12th कैसे स्टार्ट करें, 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप 100% स्कोर कर सकते हो, 12th में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स अबाउट बायोलॉजी टुडे, कि बायोलॉजी में क्या स्टार्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, साथ में आपको क्या वो गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। दिस विल बी योर कंप्लीट वीडियो फॉर एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिलेबस। सबसे पहला तो आपको बात है कि आप अपना सिलेबस जानो। न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। न्यू एनसीईआरटी में यूनिट आपकी वही है, रिप्रोडक्शन था, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, इसमें से हर यूनिट में से कुछ कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ठीक है। इसमें पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अभी इस वक्त सिर्फ 3 चैप्टर हैं। फाइनल हो गया, और तुम्हारे नीट में भी, जब आप लोग नीट दोगे 2024 में, नीट का भी सिलेबस यही रहेगा जो आप इस बार बोर्ड्स में पढ़ोगे। इसमें आपके 3 चैप्टर थे, 3 ही चैप्टर हैं, नथिंग इज डिलीटेड। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी एक चैप्टर आपका डिलीट हुआ है। टोटल इसमें हैं आपके 3 चैप्टर। आपका माइक्रोब्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है, सॉरी 2 चैप्टर्स है इसमें। बायोटिक में भी आपके 3 चैप्टर हैं। बायोटिक में आपके 2 चैप्टर है, एक हमारा बायोटिक प्रिंसिपल, एक हमारा बायोटिक एप्लीकेशन है। इसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है, इसमें एक डिलीटेड है। इसमें से हमारा एक चैप्टर पहले स्ट्रैटेजीज हुआ करता था, वो अब हट गया है। इसमें भी एक चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 1 डिलीटेड हो गया, परमानेंटली डिलीट हो चुका है। इकोलॉजी में भी आपके 3 चैप्टर हैं। पहले हमारी पुरानी वाली बुक में 4 चैप्टर था, इसमें भी 1 डिलीटेड है, 1 डिलीटेड। यहाँ से आपका एक चैप्टर डिलीट है, यहाँ से आपका एक चैप्टर डिलीट है इस ईयर, और आपके माइक्रोसन ह्यूमन वेलफेयर में एक चैप्टर डिलीट है। सो ओवरऑल अगर आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ध्यान दोगे तो 3 और यहाँ पे 2 एंड देन 3। सो ओवरऑल पहले आपका 16 चैप्टर हुआ करता था, अभी इस वक्त आपके टोटल 13 चैप्टर हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हैं टोटल? टोटल यू हैव 13 चैप्टर्स। सिलेबस क्या? 13 चैप्टर्स आपके पास हो गए। 12th इज ईजियर देन 11th, ट्रस्ट मी। 12th का फिजिक्स ईजी है, 12th की केमिस्ट्री ईजी है, 12th के बायोलॉजी ईजी है, ये हम बोल रहे हैं, लिख के ले लो। फिर भी 12th मुश्किल लगेगा, रीज़न आपको हम आगे बताएंगे। अब देखो, 12th में पहली चीज़ बेटा आपको क्या है ना, कि आप बचपन से पढ़ते आए हो कि हाँ हर एक चैप्टर को पढ़ोगे, एक ही तरीके से पढ़ोगे। टीचर ने पढ़ाया, आप गए, नोट्स लर्न किए, टेस्ट दिए, हो गया ना। बट वॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट क्लास 12 बायोलॉजी, यहाँ पे हर एक यूनिट में आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको हम कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो, चैप्टर 2-3 एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, है ना, उसके बाद आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स में हमारे 2 चैप्टर आते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास चीज़ होती है कि ये कभी भी एक बार में 100% नहीं समझ आता। जेनेटिक्स में आपको, जैसे नॉर्मल चैप्टर्स में क्या है कि आपने चैप्टर खत्म किया, देन यू विल स्टार्ट एमसीक्यू। जेनेटिक्स एक ऐसा है कि आप कोई टॉपिक खत्म करो, 2 टॉपिक खत्म करो, पैरेलली आप क्वेश्चंस करोगे। जेनेटिक्स ऐसी यूनिट है जो आप क्वेश्चन से थ्योरी सीखते हो, ठीक है। बाकी जगह पे आप
थ्योरी कर रहे हो फिर क्वेश्चन कर रहे हो, ये एक ऐसा है जहाँ पे हैंड इन हैंड जाता है। आप थोड़ा थ्योरी से थोड़ी कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स करते करते आपको बहुत सारा थ्योरी का पोर्शन समझ आएगा। ठीक है, ऐसी तो दिस इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग। इवोल्यूशन अगेन इसमें एक चैप्टर है जिसमें आपका पूरा लर्निंग बेस चला जाएगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज ऑल्सो वेरी मच लर्निंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर, उसमें आपको लिख लिख के देखना बहुत ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि यूनिट पूरी नहीं है, इसका कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज़ वाई इट विल बी डिफिकल्ट। बट एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप बायोटेक पढ़ना, बायोटेक और जेनेटिक्स ये दोनों साथ साथ पढ़ना, एनसीईआरटी में थोड़ा दूर दिया है, बट जब भी जेनेटिक्स करो ना, जेनेटिक्स के साथ बायोटेक करो। यू विल मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस करके अगर तुम बायोटेक प्रिंसिपल स्टार्ट करोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो हमने क्या बोला, कुछ यूनिट्स को साथ पढ़ना होता है, कुछ एनसीईआरटी को थोड़ा रीअरेंज करके पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेनेटिक्स बिना पढ़े कभी बायोटेक पढ़ने की कोशिश मत करना। इकोलॉजी आप कभी भी खत्म कर सकते हो, इकोलॉजी इज़ अगेन वेरी डिफरेंट। इकोलॉजी थोड़ा आपका एकदम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास वाला अप्रोच आपका आ जाता है। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे ना कि हाँ उठाए हो, टीचर है, सिर्फ नोट्स लर्न कर ली है। यहाँ पे 90% आपका जो सिलेबस है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी ईजी टू स्कोर। स्टिल इसमें बच्चे डुबाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम लोग को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, इसमें तुम्हें लिख के देखना पड़ता है। मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सारे तो क्लास में आ जाओ ना, रटा देंगे। माइक्रोब्स हो गया, बायोटेक हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इकोलॉजी एक ऐसे यूनिट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कि घर पे जाके आपको एग्जाम्पल लिख के देखने हैं, तो ये आपको एफर्ट आपका थोड़ा सा पड़ जाता है। खैर उसके लिए भी हमारे पास उपचार हैं, कैसे किया जाएगा। अब आते हैं बुक्स। एक बात याद रखो बेटा, कुछ गलतियाँ क्या हैं, आप लोग ना ऐसे बड़ी बड़ी बुक्स खरीद लेते हो, पूरी लाइब्रेरी बना लेते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दुकान वाला नहीं बनना है, एक लिमिटेड बुक रखो प्लीज़। पहला तो फर्स्ट थिंग विच इट शुड बी, नो योर सिलेबस। आप अपना कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, कि इसमें कितना मार्क्स का ये पता होना चाहिए, उसको किस तरीके से पढ़ना है ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कौन सी बुक उठानी है। देखो पहले हमेशा बोलते हैं कि आज के 5 साल पहले हालत ऐसी थी कि बच्चे इस वजह से मार्क्स नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास पढ़ाने के लिए टीचर नहीं था, उनके पास बुक्स नहीं थी, उनके पास नोट नहीं था। आज बच्चे इस वजह से मार्क्स डुबा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी जगह की नोट्स, हर जगह टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे इतनी तरीके के नोट्स पढ़ी है, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इतने सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं, हर कोई डिफरेंट आपको बातें बता रहा है। सो दैट इज़ हाउ नाउ डेज़। अगर आजकल बच्चों का फेलियर का रीज़न ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फेलियर का अभी कुछ सालों में ये देखा गया सबसे बड़ा परसेंटेज डाउन करने का रीज़न ये होता है कि यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट योर रिसोर्सेज, यू आर कंज्यूमिंग टू मच रिसोर्सेज। डू नॉट कंज्यूम। सिर्फ एक बुक आपके CVT के लिए, नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए 100% है। ये हम भी बोल रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरी सिर्फ आप यहीं से करोगे, कोई बुक और आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब क्या है, एनसीईआरटी की थ्योरी समझना होता आसान नहीं है, बहुत ही लिमिटेड। आप अगर एक ही लाइन की कितनी मीनिंग बन रही है, ये आप जब एक टीचर की हेल्प लेते हो तभी आप समझ पाते हो। सो दैट इज़ वाई खुद से पढ़ना एनसीईआरटी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ज़्यादा मतलब कि ये एक ऐसा है कि ज़्यादा खुद पे मतलब ये नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स तुम लोग स्टार्ट करते हो रिप्रोडक्शन यूनिट, वो लगता है अरे समझ तो आ रहा है, स्कूल में भी समझ आता है, हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, मुझे बायो करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब जेनेटिक्स स्टार्ट होता है, बायोटेक स्टार्ट होता है, तब ऐसी बैंड बजती है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में, तब लगता है गॉड क्या गलती कर दी हमने। सो एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी इज़ द ओनली थ्योरी बुक आपको रिकमेंड करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी ही हमारी माता है, एंड ओनली थ्योरी बुक, दुनिया जहाँ की और कुछ भी तुम्हें फॉलो करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्या होता है, थ्योरी हमारा तभी स्ट्रांग होता है जब हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी अगर थ्योरी बुक लो, कोई भी टॉपिक अगर खत्म कर रहे हो, एक ना नीट MTG की, नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। भले ही आपको नीट नहीं देना है, फिर भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, आप CVT दोगे उसमें मैच करेंगे, आपके बोर्ड्स के भी क्वेश्चन आपके उसमें से मैच कर जाएंगे MCQs वाले, आप एम्स वगैरह का पैरामेडिकल्स दोगे उसमें मैच कर जाएंगे। दैट इज़ वाई यू शुड हैव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर एग्जाम में आपके MCQs आते हैं सब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद आप फिंगर टिप्स या गेरअप ले लो। इसकी खास बात क्या है, इसमें लाइन वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है। असर्शन रीजन एक तरीके का नया MCQ है जो आपकी बुक में आ चुका है। असर्शन रीजन की एक बुक आती है बाय अजय मोहन, इट्स वेरी गुड बुक। ठीक है, आप ये बुक ले लो अगर जिसको लेना है असर्शन रीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सारी बुक से आपका क्या होगा, आप बोलोगे मैम ये MCQ, सब MCQs प्रैक्टिस की बुक है। MCQs जब आप प्रैक्टिस करते हो, 5 MCQ आपका 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन अपने आप बना देता है। MCQ करते करते आपको लाइन व स्टेटमेंट याद हो जाते हैं,
तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिल्ड होने लगता है। लेकिन जो एक गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि उनको लगता है सैम्पल पेपर सब्जेक्टिव ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स का हम लेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि दुकान वाले ज्ञान देते हैं भैया अभी करोगे क्या लेके, वो तो नया आएगा दिसंबर में लेना। वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ इतना होगा, कभी इस वक्त आप अगर जाओगे दुकान पे लेने तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि इसमें 2023 वाला पेपर नहीं है, फिर भी आप ले लो। 2023 का 3 सेट आता है, 3 सेट तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो कहीं से भी 10 रुपये दे के। लेकिन लॉस ये होगा अगर आप नवंबर दिसंबर तक आपको हवा भी नहीं होगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो सैम्पल पेपर एक ले लो, ठीक है। सैम्पल पेपर लेने के बाद चैप्टर वाइज लेना। जिस दिन भी जो टॉपिक आपका टीचर पढ़ा रहा है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपका टीचर पढ़ा रहा है कुछ नहीं से पलट के देख लो कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैम ने पढ़ाया आज पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, देख लो तुम्हें दिख जाएगा ओह शिट ये तो यहाँ पे पूछा है कि सिंपली पूछा गया कि 2 सेल डिस्टेंस पॉलन ग्रेन को डिस्क्राइब करो। इसका मतलब पता है क्या होगा, तुम उसको इंपॉर्टेंस समझ के नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे या टीचर पढ़ाएगा तुम ध्यान से सुनोगे। तो आप हम ये नहीं कह रहे हैं आपको अप्रैल में जून आपको नहीं लर्न करना है बड़े बड़े आंसर, करो मत करो, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं हमें नहीं प्रेशर देना है बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी इजीली हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, तुम लोग भले सब्जेक्ट में ज़्यादा डरते हो, लेकिन अगर आप लेट से स्टार्ट करो तो बहुत पंगा हो जाएगा। सिर्फ पलट के देखो, और हम तो बोलेंगे कि जितना पोर्शन होता जाए एकदम कवर करते जाओ। टीचर पढ़ा रहे हैं आपका, जाके घर पे रिवाइज करो, उठा के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लर्न करो, ठीक है। दैट इज एनसीईआरटी रीडिंग कभी मत अवॉइड करो। तो ये हो गई आपकी बुक्स। अब है कि चलो ठीक है मैम हमें बुक्स पता है, सिलेबस पता है, हर कुछ पता होता है, हर टीचर बताता है, फिर भी आप कहीं ना कहीं हर साल एक वो रिग्रेट रह जाता है, यार मैं जितना डिजर्व करता था उतना मेरे को मिला नहीं, मैं कर नहीं पाया। खुद पे वो गुस्सा, खुद पे वो खुन्नस वो रह जाती है कि मैंने ये चीज़ नहीं की ढंग से, है ना। वो जो चिंटू था शर्मा जी का बेटा था यार, उसके तो मार्क्स आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, ठीक है। एंड सच सच दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको सच में नहीं पता है? जवाब आपके पास खुद है कि क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता आपने कहाँ पे लापरवाही की, आपने फ़ोन पे टाइम वेस्ट किया, आपने वाईटी शॉर्ट्स देखा, कि आपने रील देखा था, आपने छैया छैया पर डांस किया, या आप सोना बाबू करने में बिजी हो गए। यू नो योर मिस्टेक्स, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव इट, है ना। 12th में मत होने देना ऐसा, 12th में मत होने देना ऐसा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, अब आपको पता है कि आप उन अपनी गलतियों में बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। सबसे पहली वो क्या क्वालिटी है जो टॉपर में होती है आप में नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ ना कि आपको ना, आप लोग अपने आप को कंपेयर करते हो, अरे वो तो 10th में 90% लाया था, 95 उसका तो आ जाएगा। भाई 10th में 95% आने से नहीं आ जाएगा 12th में, या फिर 10th में आपके 80 आए थे तो इस बार भी ऐसा कोई नहीं 20 आएगा। 10th के कंपेरिजन में 12th में मार्क्स अच्छे आते हैं। जब पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है, फियर ऑफ पास्ट आपको नहीं होना चाहिए, है ना। जो पास्ट की एक साइकिल में आप हो, अगर आप टॉपर हो तो भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं 10th 11th में, तो उनको लगता है कि बस अपने आप आ जाएगा। नहीं, आपने पास्ट में क्या किया है वो आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा, आप प्रेजेंट में क्या काम करो दैट विल मेक योर फ्यूचर। सो सबसे पहली चीज़ 11th खराब किया हटाओ। 11th के लिए अगर को जितने भी देखो 11th ऑफकोर्स आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है 12th के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब कि अगर आप एक अच्छे टीचर्स के अगर आप उसमें हो गाइडेंस के अंडर हो, तो टीचर्स को पता होता है कि हाँ बच्चा 90% बच्चों का 11th नहीं होता है। हम मैंने पढ़ाई है ना, मैंने कोविड वाली बैचेस पढ़ाई जहाँ पे बच्चे 9-10 के बोर्ड्स नहीं दिए थे। सो टीचर नोज कि यार इसको कौन सा वो टॉपिक है, बच्चा 11th, वो हम तो समझ के चलते कि आप नहीं आता आपको, टीचर ऐसे साइड में ब्लैक करके वो एक्सप्लेन कर देता है, उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो फिर मतलब कि कुछ भी नहीं किया, 8th 9th 10th आपका वीक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो भी नहीं फर्क पड़ता, अगर आपने बहुत खराब किया तो भी नहीं फर्क पड़ता। हाँ 11th में अगर आपने बहुत अच्छा किया होगा, आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक बच्चा अगर 2 रिवीजन में समझ रहा है या 10 सेकंड में समझ रहा है, आप एक बार में समझ जाओगे बिना टीचर के एग्जाम्पल दिए। बट अल्टीमेटली आप दोनों के पास 1 साल का टाइम है, उसमें आप कर लो, बस फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो बेटा फियर ऑफ पास्ट घुटाओ, खुद पे भरोसा रखो ये कि हाँ हम करेंगे, आप करोगे और हम साथ में करेंगे। दूसरी चीज जो एक क्वालिटी टॉपर की होती है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं आप आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, हर सब्जेक्ट को 2 एक वक्त। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ 4 दिन नहीं पढ़े, 6 दिन नहीं पढ़ा, अरे आज तो प्रोजेक्ट है, अरे आज तो बर्थडे पार्टी, आज तो शादी, ये करोगे तो डूब जाओगे। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही 15 मिनट पढ़ो, नहीं टाइम मिल रहा है सोने से पहले कुछ नहीं, बुक पलट करके एक वर्ड सीख के सो बायोलॉजी का कि हाँ आज मैंने इस पोरोपोलिन की स्पेलिंग पढ़ी। रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जहाँ पे भी ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन किया है ना, क्लास में आओ, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि यहीं पे हो, जहाँ पे भी हो, यूट्यूब से पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, ठीक है।
सेकेंड, रेगुलरिटी एक तो हो गया आने में, क्लासेस करने में, एक हो गया बेटा रिवीजन। अब देखो रिवीजन हर कोई आपको बताता है, रिवीजन इज एक्चुअली की टू सक्सेस। जितना मैक्सिमम हो सके कर सको। अब हमें क्या लगता है कि हम एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो सिलेबस को जल्दी 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 खत्म करने की कोशिश करते हैं कि मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। नहीं, सिलेबस खत्म होने का वेट मत करो, चैप्टर खत्म होने का वेट मत करो रिवीजन के लिए। रिवाइज एवरी टॉपिक, रिवाइज एवरी वर्ड, है ना। हर एक टॉपिक का तुरंत बैक टू बैक रिवीजन दो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हाँ एक बार तुम पूरा चैप्टर खत्म कर लो, पूरा सिलेबस खत्म कर लो तब स्टार्ट करो। वो पागल होते हैं जो ऐसे रिवीजन करते हैं, क्योंकि होता क्या है, कोई भी एक चैप्टर चलता है लगभग 10 दिन, ओके, और एक एक यूनिट चलती है आपकी 15 दिन। अगर ढंग से अगर आप पढ़ो तो, जो एक्चुअली पढ़ने का टाइम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप 10 दिन में पिछला टॉपिक भूल जाते हो, और फिर पता है इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अक्टूबर तक अगर कोई किसी का सिलेबस खत्म हो रहा है, कोई टीचर सितंबर तक खत्म कर रहा है, आप सोच रहे हो कि हम सितंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर हवा हो जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, रिवीजन आपका जो भी टीचर पढ़ा रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पलट के देखो। कुछ नहीं तो टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है उसके पहले एक बार 1 मिनट से पलट लो, दैट विल हेल्प यू। छोटी छोटी आपकी जो हैबिट्स है ना, योर स्मॉल हैबिट्स विल मेक यू, ट्रस्ट मी। कोई बहुत बड़ी बुक नहीं पढ़ता है कोई टॉपर, वो छोटी छोटी आदतें कि टीचर क्या पढ़ाने वाला है जाने के पहले आप टॉपिक पढ़ लो, आप अपना चैप्टर को 2 बार बुक पलट के देख लो, आपको पता हो कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली कंटेंट है क्या, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। आप एक बार अगर पढ़ के देखे रहोगे, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हो, आपके माइंड में वो वर्ड्स सुने सुने हैं, तो जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको जल्दी याद होगा। ये सारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका हेल्प करती है। कोई भी रिवीजन हो 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिवाइज करो, उसके बाद 7 डेज़ के अंदर रिवीजन हो चाहिए, फिर आपका 20 डेज़ के अंदर रिवीजन हो चाहिए, फिर आपका 3 मंथ के अंदर अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर हाँ ईजी चैप्टर है तो इतने में हो जाता है काम, आपको रट जाता है इतने में। देखो अगर आपने 21 डेज़ और 3 मंथ नहीं भी किया है, इस वाले रिवीजन को अगर आपने स्किप किया, इसको ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इस रिवीजन को स्किप किया है, यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम, क्योंकि फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ये वाला नहीं भी हुआ है तो भी अगर 6 महीने में तुम रिवाइज कर रहे हो, किसी टीचर के साथ ढंग से कर ले रहे हो, वो हो जाएगा। लेकिन ये मत करना भूलो, ये बहुत ज़रूरी है। अब 24 घंटे के अंदर रिवाइज करने का मतलब यही नहीं कि तुम पूरा लेक्चर उठा के दोबारा देखो। आपके पास टाइम है, आपने लेक्चर देखी, क्लास में टीचर पढ़ाई, हो सकता है आपने नोट्स पढ़ लिया, या फिर कुछ नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर उसी टॉपिक पे 10 MCQ सॉल्व कर लिया, दैट इज ऑल्सो रिवीजन, ठीक है। तो पहले तो डर हटाओ, क्लास में रेगुलरिटी रखो, रिवीजन रखो, और उसके बाद जो है एक चीज़ और करो, थोड़ा खुद पे भरोसा करो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस इतना समझ लो ना, ये 1 साल ना आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलेगा। मतलब इट विल एक्चुअली गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ। एक आपकी लाइफ ना, आपकी यही 12th के बाद शुरू होगी, आपकी कॉलेज, यू नो, आप क्या हो, यहीं से आपकी आइडेंटिटी बनना शुरू होती है, ठीक है। कितना भी हो, अभी कितने भी बड़े वो हो, आप अभी अपने पेरेंट्स के नेम से ही जाने जा रहे हो कि हाँ ये तो उनका बेटा है या उनका भाई है, उनकी बहन है। बहुत ज़्यादा अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हाँ क्लास में पढ़ता है, कितने बच्चे जानते हैं स्कूल में क्लासमेट और टीचर। ये एक ऐसी ईयर होता है 12th में, आपका बोर्ड एक ऐसा ईयर होता है, वो आपको एक्चुअली बिल्ड करता है। क्योंकि आप 12th में स्ट्रेस से कैसे झेलना है, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, जो एक्चुअली लाइफ में आपको ज़रूरतें पड़ेंगी, आप सिलेबस के साथ उन चीज़ों को भी सीखोगे। आप अच्छा कर ले गए, आप बन जाओगे, ख़राब कर ले गए, इस साल बिगड़ जाओगे। 12th में जो बच्चा बिगड़ा, 12th में अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में पड़े, देखो कुछ मायने नहीं रखता, वो आपकी ना क्रश, वो आपकी ना दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ना फिर आपके किसी की स्कूल टीचर क्या बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, ना फिर आपकी कोई बेवजह की तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नथिंग मैटर्स। आपका करियर मैटर करता है, आप खुद मैटर करते हो, और फिर आपकी फैमिली मैटर करती है, आपके पेरेंट्स मैटर करते हैं। सो उनके लिए अपने आप को 1 साल दो, जी जान लगा दो अपनी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको आइडिया भी नहीं है, आपको अपनी कैपेसिटी का आइडिया नहीं, आई एम टेलिंग यू, है ना, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यार क्या सही जा रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ें, होता क्या है, टीचर ने एक दिन बोल दिया, मोटिवेशन हो गया, लेकिन आफ्टर पॉइंट खत्म हो जाता है, रेगुलरिटी होती नहीं, रिवीजन होता नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि देखो नो, मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग हर बार बोलते थे कि हाँ ये है बैच ऐसे है। इस बार आपको पता है एकदम लोएस्ट प्राइस में बैच लॉन्च की गई है, ये PCB की बैच है 4049 में। आपको भी पता है यहाँ पे 330 रुपीज़ पर मंथ आपकी फ़ीस पड़ रही है, 85 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। कौन पढ़ाएगा, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, इनको देख रहे हो, ये टीचर्स भरत सर, शिप्रा मैम, नॉर्मल टीचर, ये जो आप गली मोहल्ले में पढ़ते हो ना, वहाँ पे भी आपको 1200 1500 एक एक सब्जेक्ट की आजकल 3rd 4th के बच्चे फीस दे रहे हैं।
और आप मानोगे नहीं, ये बैच हम हमेशा बोलते हैं कि ये अनअकैडमी का हमारे क्लास 12 पे आपको पहला स्टोर बैच दिखेगा, ये बैच दिखेगा। और हमने इस पर कितनी मेहनत से इसका प्राइस हमने ड्रॉप कराया कि नहीं, हम चाह रहे कि हर बच्चा करे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मैथ से भी हो तो भी इसी तरीके से एक और बैच है, PCM की बैच है, एक PCMB की बैच है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दिया रहेगा, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले 15 दिन का हम लोगों ने फंडामेंटल कोर्स कराया, वो अगर आप नहीं भी किए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी हमारे साथ लाइव कर सकते हो, उसको बाद में कर सकते हो। अभी आई एम टीचिंग चैप्टर 2, मतलब चैप्टर 2 बेसिकली पुरानी NCERT का, नई NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। तो होगा क्या, जब भी आप आओगे ना तो आप रेगुलेटरी अपने आप बन जाए, क्योंकि क्लास में इतनी मज़ा आती है, यू इट विल बी लाइक अ फैमिली, मतलब बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। तो रेगुलेटरी अपने आप बन जाती है। रिवीजन कैसे होता है, क्योंकि जिस दिन भी हम पढ़ाते हैं उसके नेक्स्ट डे टेस्ट डाल देते हैं, तो रिवीजन आप करके ही आओगे, नहीं भी करके आओगे भाई, गलत करोगे 4 बार सुनाएंगे, बेइज्जती करेंगे सबके सामने। और उसके बाद क्या होगा, याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप गलत करते हो, जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हो, मेरे साथ तो हम तुरंत बताते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ, ये आंसर क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये राइट क्यों है, वो रॉन्ग क्यों है, इसको तुम शॉर्टेज टाइम में कैसे कर सकते हो। तो रिवीजन भी अपने आप हो जाएगा, रेगुलरिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि एक एडिक्शन सा हो जाता है। मतलब इतनी स्टोरीज हम तो देखते हैं, जिस दिन एब्सेंट करें बच्चे बोलते हैं अरे मैम आज क्लास नहीं हुई, ऐसा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज यू विल नॉट बिलीव क्या एम्बियंस होता है क्लास का जब तक आप देखोगे नहीं, ठीक है। एंड ये हमारी बैच है, अगर आपको लग रहा है नहीं आपको सिर्फ बायोलॉजी करनी है, उसके लिए भी आपकी बैच है। और एक बात बता दें, अभी इस वक्त ना इससे भी ज़्यादा ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। सो निकिता लाइफ कोड अप्लाई करो, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है कोर्सेज, आप आइए, ठीक है, मिलते हैं आपको, आप ज्वाइन कीजिए हमें 12th के लिए, और आके मुझे बताना कि हाँ मैम मैंने ना स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी थी, उससे हम आए हैं, ठीक है। आई विल सी कौन कौन आता है, और कमेंट्स में आपके जो भी डाउट्स हैं अपने डाउट्स को ड्रॉप करो, एंड आई विल सी यू ओवर देयर। ओके, बाय बाय।